सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज का ये वीडियो इस वीडियो का अगला पार्ट है। इस वीडियो में हमने सीबीसी की ब्लड जांच के बारे में बेसिक जानकारी जानी थी, जिसमें हमने जाना कि ब्लड सेल कौन कौन सी होती है, उसकी नॉर्मल रेंज कौन सी होती है तथा इसके लो तथा हाई होने पर क्या क्या समस्याएं होती है। लेकिन सीबीसी की रिपोर्ट पूरी तरह से जानने के लिए इनकी नॉर्मल रेंज जानना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको ब्लड सेल की कंप्लीट फंक्शनिंग, उसके कार्य की जानकारी होना जरूरी है, जिससे कि आपको सीबीसी की पूरी रिपोर्ट पढ़ने में आसानी हो। इसी कारण से आज के इस वीडियो में ब्लड सेल में उपस्थित सभी सेल्स की पूरी फंक्शनिंग के बारे में तथा उनके लो तथा हाई होने में क्या समस्या होती है, इन सभी के बारे में जानेंगे, जिससे कि सीबीसी की जो रिपोर्ट है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट है, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी है और इसको आप कंप्लीट तरह से समझ पाएं। और इस कारण से हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ने में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट, यह तीन मुख्य ब्लड सेल होती है। इसमें जो आरबीसी है, यह हमारे शरीर में फेफड़ों से अन्य बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने का तथा अन्य बॉडी पार्ट से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाने का कार्य करती है, जिससे कि श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट होती है। यह आरबीसी के कारण ही हमारे ब्लड का रंग लाल होता है और यह आरबीसी शेप में गोल होती है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की समस्या होती है तो इस आरबीसी का शेप बदल जाता है, साथ ही ब्लड में आरबीसी का जो घनत्व है, जो मात्रा है, यही बदल जाती है और इसी को रिपोर्ट में देखकर डॉक्टर बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं। अगर आपने सीबीसी की रिपोर्ट देखी होगी तो आपने एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू यह सभी लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन यह सभी क्या है और इनको देखकर ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यह सभी आरबीसी का ही पार्ट है। इसमें जो एमसीवी है, इसका मतलब है मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो आरबीसी की साइज का मेजरमेंट बताती है। अगर इसकी नॉर्मल रेंज है तो आरबीसी की साइज नॉर्मल होगी, परंतु इसकी रेंज कम या ज़्यादा होगी तो इसकी आरबीसी की जो साइज है वह बदल जाएगी और ब्लड डिसऑर्डर के संकेत मिलते हैं। अगर एमसीवी की रेंज नॉर्मल से कम है तो यह माना जाता है कि आरबीसी की साइज थोड़ी छोटी हो गई है, जिस कारण से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तथा थैलीसीमिया, जो एक प्रकार की बीमारी जिसमें आरबीसी खुद ही खत्म हो जाती है, यह दोनों बीमारी होने के संकेत मिलते हैं। और अगर इसमें इसकी रेंज हाई आती है तो इसका मतलब है कि आरबीसी की जो साइज है वह बड़ी हो गई है, जिससे पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन बी12 की कमी या फोलिक एसिड की कमी होने के कारण एनीमिया और लिवर डिजीज होने के संकेत मिलते हैं। और कई बार इसकी साइज तथा रेंज नॉर्मल आने पर भी एनीमिया की दिक्कत होती है जब सडन ब्लड लॉस हो जाता है, किसी पेशेंट को किडनी का फेलियर हो जाता है। तो इस तरह से एमसीवी की रिपोर्ट देकर, मात्रा देकर इन बीमारियों का डायग्नोसिस किया जाता है। अगर बात करें एमसीएच की, जिसका मतलब होता है मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यह आरबीसी सेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताता है कि प्रत्येक आरबीसी सेल में हीमोग्लोबिन कितना है। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और प्रत्येक अंग में पहुंचाता है और उन अंग की ग्रोथ तथा डेवलपमेंट में मदद करता है। एमसीएच की नॉर्मल रेंज की बात करें तो यह 27.5 से लगाकर 33.2 पिकोग्राम होता है, जिसे पीजी लिखा जाता है। अगर 27.5 से कम है तो व्यक्ति में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तथा थैलीसीमिया, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, जो बहुत ही रेयर डिजीज है, इसके होने के संकेत मिलते हैं। और अगर 33.2 से ज़्यादा है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली विटामिन बी12 तथा फोलेट की कमी के कारण एनीमिया बताया जाता है। इसमें जो एमसीएचसी है, जिसका मतलब मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन होता है, यह आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन के मेजरमेंट को बताता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वह होती है 33 से लगाकर 36 ग्राम पर डीएल। अगर ये लो रेंज में है तो इसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी, साथ ही अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जिसमें सही मात्रा में आरबीसी बॉडी द्वारा नहीं बनाई जाती, सडन ब्लड लॉस हो सकता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है, साथ ही आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगाए तो उसमें भी इसकी रीडिंग कम आ सकती है। और अगर हाई रेंज आई है
तो उसे हाइपरक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, जो स्पेरोसाइटोसिस का कारण हो सकती है। यह एक रेयर कंडीशन है जिसमें बॉडी की जो आरबीसी का निर्माण है यह नॉर्मल शेप में नहीं होता है, या आरबीसी आपस में जुड़ जाती है, ब्लड में आरबीसी का जमाव हो जाता है। तो इस तरह की समस्या होती है जब हाई रेंज होती है। इसमें जो RDW है, जिसे हम रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कहते हैं, यह आरबीसी की साइज तथा वॉल्यूम के डिफरेंस को मेजर करता है। अगर इसकी रीडिंग लो है तो व्यक्ति में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, डिफरेंट टाइप और अदर एनीमिया हो सकता है, थैलीसीमिया हो सकता है। और अगर इसकी रीडिंग हाई है तो व्यक्ति में क्रोनिक लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस रहते हैं। साथ ही डायबिटिक पेशेंट में भी इसकी रीडिंग थोड़ी हाई आती है। इसकी नॉर्मल रीडिंग की बात करें तो 6.2 से लगाकर 8.2 माइक्रोमीटर इसकी रेंज रहती है। अगली ब्लड सेल है WBC, जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है, जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से तथा अन्य बीमारियों से बचाता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। WBC की काउंट से हमारे शरीर में इन्फेक्शन, सूजन तथा अन्य हेल्थ कंडीशन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रतिदिन लगभग 100 मिलियन WBC का निर्माण हमारे शरीर में होता है। ये अलग अलग 5 प्रकार की होती है, जिसमें बेसोफिल्स, ओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स तथा न्यूट्रोफिल्स है। डॉक्टर रिपोर्ट देखते समय इन्हीं सभी की रीडिंग को ध्यान से देखते हैं, जिनमें वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके। इसमें जो बेसोफिल है, इसका कार्य होता है खरोच या गांव में इन्फेक्शन हो जाने पर उनको ठीक करना। अगर बेसोफिल की नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो 300 बेसोफिल्स पर माइक्रोलीटर, यह इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे कम इसकी रेंज आ जाती है तो ब्लड में एलर्जिक रिएक्शन होने के संकेत मिलते हैं, और जिस एलर्जिक रिएक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और कई केसेस में ब्लड कैंसर का कारण भी ये बेसोफिल्स बनती है। हाइपरथायरॉयडिज्म भी इसके लो होने से संकेत मिलते हैं। अगर इसकी रीडिंग हाई है तो हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी के संकेत मिलते हैं। साथ ही ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन के संकेत मिलते हैं। माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के संकेत भी मिलते हैं, जिस कारण से बोन मैरो के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में WBC का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही रेयर है, और ये ब्लड कैंसर का कारण भी बनती है। इसमें जो ईसोनोफिल्स है, इसकी नॉर्मल रेंज 0 से लगाकर 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है, जिसे 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की घात 9 पर लीटर से बताया जाता है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो बॉडी एलर्जिक रिएक्शन तथा इन्फेक्शन से लड़ रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है तो सीवियर हेल्थ कंडीशन हो सकती है। इसमें जो लिम्फोसाइट है, यह 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, जिसमें T सेल तथा B सेल होती है। T सेल इन्फेक्टेड सेल तथा ट्यूमर सेल्स को मारने का कार्य करती है, और B सेल एंटीबॉडीज को बनाती है, जो बैक्टीरिया तथा वायरस को टारगेट करती है। यह लिम्फोसाइट WBC का 20 से 40% तक होता है, और इसकी रेंज अलग अलग हो सकती है एज और सेक्स के अकॉर्डिंग। अगर एडल्ट में इसकी रेंज की बात करें तो 1000 से लगाकर 4800 होती है, तथा चिल्ड्रन में ये 3000 से लगाकर 9500 पर माइक्रोलीटर होती है। अगर यह नॉर्मल रेंज से कम है तो इसमें HIV या एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड फीवर, वायरल हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें ल्यूपस मुख्य है, रेडिएशन तथा कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है, इस तरह के संकेत मिलते हैं। अगर हाई है तो इसे हम लिम्फोसाइटोसिस कहेंगे, जो हल्के फुल्के इन्फेक्शन के कारण, हल्के इलनेस के कारण हो सकती है, और कुछ सीवियर कंडीशन है जैसे हेपेटाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, सेफिलिस, इसमें भी इसकी हाई रीडिंग आती है। अगली है मोनोसाइट्स। ये ब्लड के साथ में बोन मैरो से बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचती है, जहां पर ये मैक्रोफेज तथा डेंड्रिलाइट सेल में बंट जाती है। यह WBC की 2 से 8% मात्रा रखती है। मैक्रोफेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा फॉरेन मटेरियल्स के चारों ओर कवर बना लेते हैं, तथा डेड सेल को निकालकर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का कार्य करते हैं। और इसमें जो डेंड्रिक सेल है, यह इन्फ्लेमेशन होने पर इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है तथा एंटीजन को बनाने का कार्य करती है। इसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो एडल्ट में 0.2 से लगाकर 0.95 यह रेंज रहती है। इन्फेंट्स जिनकी उम्र 6 महीने से लगाकर 1 साल है, इसमें 0.6 होती है, तथा चिल्ड्रन जिनकी उम्र 4 साल से लगाकर 10 साल है, इसमें 0.6 से 0.8 होती है। अगर इसकी रेंज इन सभी से हाई आ रही है तो यह माना जाता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकती है, जिसमें इरिटेबल बाउल डिजीज नाम की बीमारी हो,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस नाम की बीमारी हो, ल्यूकेमिया नाम की बीमारी हो सकती है, लिम्फोमा नाम की बीमारी हो सकती है, स्क्लेरोसिस बीमारी हो सकती है जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट में सूजन आ जाती है। इन सभी बीमारियों के संकेत मिलते हैं जब इसकी रेंज हाई होती है। और अगर मोनोसाइट्स की रेंज लो होगी तो ब्लड में इन्फेक्शन होना, सेप्सिस बीमारी होना, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होना, बोन मेरो का डैमेज हो जाना, HIV या एड्स डिजीज होना, इस तरह के संकेत मिलते हैं। इसमें जो न्यूट्रोफिल्स है यह WBC का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो 55% से लगाकर 70% होता है। यह इम्यून सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो यह 1500 से लगाकर 8000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। इसे 1.5 से लगाकर 8.0 भी दर्शाया जाता है। अगर न्यूट्रोफिल्स की रेंज हाई होगी तो उसे न्यूट्रोफिलिया कहा जाएगा। इस समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन, इंजरी, सर्जरी, कोई सिगरेट की स्मोकिंग कर रहा है, कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, या हार्ट अटैक का पेशेंट है, इस तरह के संकेत मिलते हैं। और अगर इसकी रीडिंग लो है तो न्यूट्रोपेनिया, इम्यून सिस्टम का सप्रेशन हो सकता है, बोन मेरो का फेल्यूर हो सकता है, अप्लास्टिक एनीमिया, ऑटो इम्यून डिजीज, हेपेटाइटिस A, B या C कोई भी हो सकता है, सेप्सिस जो ब्लड का डिसऑर्डर ये हो सकता है, साथ ही फाइब्रल न्यूट्रोपेनिया हो सकता है जो कि इमरजेंसी कंडीशन है। तो WBC के इन पांचों पार्ट में से किसी भी प्रकार का चेंजेस दिखेंगे तो इन सभी बीमारियों के संकेत मिलेंगे। अब बात करते हैं HB हीमोग्लोबिन की, जो RBC में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसके बारे में हमने शुरुआत में जाना था। यह पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, तो पूरी बॉडी से ऑक्सीजन को इकट्ठा करके फेफड़ों तक पहुंचाता है। जब भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हम यही मानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। डायरेक्टली हीमोग्लोबिन की रीडिंग ही हम देखते हैं। अगर हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये पुरुष तथा महिला में अलग होती है, बच्चों में अलग होती है। पुरुष में इसकी रेंज 13 से 17 होती है, महिलाओं में 12 से 16 होती है, और बच्चों में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग दी हुई है। अगर इसमें स्लाइटली हाई तथा स्लाइटली लो है तो किसी प्रकार की डिजीज़ नहीं होती, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाए तो इसमें हार्ट डिजीज़ होने के संकेत मिलते हैं। डिहाइड्रेशन व्यक्ति में हो सकता है, मतलब खून में पानी की कमी हो सकती है, लंग्स डिजीज़ हो सकती है, किडनी में ट्यूमर हो सकता है, या पॉलीसाइथेमिया वेरा इस नाम की बीमारी हो सकती है। और अगर इसकी रीडिंग लो है तो बोन मेरो डिसऑर्डर हो सकता है, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इस तरह की समस्या हो सकती है, यूटेराइन फाइब्रोइड्स नाम की समस्या हो सकती है, किडनी फेल्यूर हो सकती है। इस तरह की अलग अलग समस्या हो सकती है जब इसकी रीडिंग हाई होती है। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं ब्लड में उपस्थित मुख्य सेल के बारे में, जो कि है प्लेटलेट। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग में मेन रोल प्ले करती है। इंजरी होने पर या कट लग जाने पर ब्लीडिंग साइट पर यह इकट्ठी होकर चिपक जाती है, जिससे कि बॉडी से ब्लड बाहर नहीं आ सकता। इसे हम क्लोटिंग कहते हैं। अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से लगाकर 4.5 लाख तक। अगर इसकी रेंज 4.5 लाख से ज़्यादा जा रही है तो इसे थ्रोम्बोसाइटोथेमिया कहते हैं। इसमें प्लेटलेट एक जगह इकट्ठी होने के कारण वेन या आर्टरी में कहीं पे ब्लॉकेज हो सकता है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इसकी रीडिंग लो है तो व्यक्ति में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे कि ब्लीडिंग आसानी से नहीं रुकती। साथ ही बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो सकती है, छोटी छोटी जो कैपिलरीज है यह पंचर हो सकती है। लेकिन अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम की बीमारी है तो उसको सीवियर ब्लीडिंग नहीं होगी। और इसके अलावा अप्लास्टिक एनीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, वायरल इन्फेक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इस तरह की अलग अलग कंडीशन होने के संकेत भी मिलते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अगर प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है तो ब्रेन में ब्लीडिंग होने लग जाती है, जो कि 10,000 से भी कम प्लेटलेट होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो प्लेटलेट की रीडिंग इस तरह से कम और ज़्यादा होने पर यह बीमारी होने के संकेत मिलते हैं। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट तरह से जो अलग अलग ब्लड सेल्स है, RBC, WBC, प्लेटलेट तथा उसके अंतर्गत आने वाली ब्लड सेल्स है, उन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी है। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो श्योरली आप CBC की रिपोर्ट पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे, साथ इन ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग को आसानी से जान पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नई दवा नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।